चल स्वाति मैं आता हूँ। सुनिए ना। बोल। कब तक आ जाएंगे? शाम तक। शाम तक? अरे तू घबरा क्यों रही है? थोड़ी देर में तो आ जाऊंगा और आते वक्त तेरे लिए अच्छी वाली चॉकलेट भी ले आऊंगा। अब तो खुश हो जा। राजू बेटा बात ही करता रहेगा या जाएगा भी? और सुन, ताऊ जी ने बोल दियो मैं शाम तक दुकान पहुंच जाऊंगा। ठीक है बाबा। चल चल। मेरा शक सही निकला। मैं पिछले 2 हफ्तों से बद्री के यहाँ नौकरानी बन के काम कर रही हूँ, पर आज जाके सच सामने आया। मगर अब क्या करें, हमारे पास कोई सबूत भी नहीं है। मिल जाएगा। खाना खा लिया? हाँ। अच्छा पापा कहाँ हैं? मम्मी पापा तो घर पे नहीं है। मुझे पता है कहाँ गए होंगे। उसके बाद क्या हुआ सुख? अरे पूछो मत, मैं और मेरा दोस्त जाकिर पेड़ पे चढ़ गए और जब तक वो कुत्ता वहां से गया नहीं, हम दोनों 2 डाली में ऐसे ही बैठे हुए कि कब जाएगा। कावेरी तुम यहाँ? कावेरी? मुझे पता था आप यहीं होगे। क्या क्या रंगरेली चल रही है दोनों के बीच में? मेरी क्या बकवास कर रही है तू? मैं बकवास कर रही हूँ? आप यहाँ पराई औरत के साथ मजे करो और बकवास मैं कर रही हूँ? कावेरी ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तुम जैसी गिरी औरत से बात करने का बिल्कुल शौक नहीं। कावेरी खबरदार, सुमित्रा के बारे में ऐसा कुछ कहा तो। अच्छा कौन रोकेगा मुझे? कौन रोकेगा मुझे? मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी सुख। कावेरी, कावेरी मेरी बात सुनो। जी 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 ठीक है, मैं देख लूंगा। नहीं नहीं मैं देख लूंगा। हाँ कावेरी, जरा भी दिमाग है तुम्हें? हाँ, बद्री के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट की तुमने? वो एक राक्षस है सुख, एक छोटी बच्ची के साथ वहां पे। मैं जानता हूं, लेकिन जिंदगी में ईमानदारी के साथ साथ समझदारी का होना भी बहुत जरूरी है। बद्री से यूं खुलेआम भिड़ने की क्या जरूरत थी? अब तुम्हें पता है वो फरार हो चुका है। तुम समझती हो इसका मतलब? जानती हो ना? सच बोलने से डरती नहीं हूं मैं। तुम्हें समझाना इम्पॉसिबल है ना, मेरे पास इतना वक्त है ना एनर्जी। सुनो, आज रात की ट्रेन है मेरी दिल्ली की। अब प्लीज अपना और नमन का ख्याल रखना। कावेरी केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर वीके वर्मा आए। बोला। कावेरी केस सिंपल सुसाइड केस था, लेकिन मीडिया ट्रायल ने इसे कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। ये न्यूज एंकर चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं और लोग झूठ को भी सच मान लेते हैं। तो आपके मुताबिक कावेरी की खुदकुशी की वजह क्या थी? कावेरी के पति सुखानंद का एक अफेयर चल रहा था। पति की बेवफाई से निराश होकर उसने आत्महत्या कर ली। हमने कई लोगों से पूछताछ की। होल्ड ऑन, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। जब आप क्राइम सीन पर पहुंचे तो आपने क्या देखा? हटिए आप लोग, बाहर जाइए। पड़ोसियों ने नमन के रोने की आवाज सुनी तो उन्होंने आकर देखा और मुझे इन्फॉर्म किया सर। मैं तुरंत यहाँ पर आ गया सर। वो बहुत डरा हुआ है सर, और मैं मान नहीं सकता सर कि कावेरी खुदकुशी करेगी सर, क्योंकि सर वो हमेशा अपने बेटे और अपने फ्यूचर के बारे में सोचा करती थी सर। मर्डर हुआ है या सुसाइड है ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मालूम पड़ जाएगा। अभी तुम ये बताओ कि कावेरी का पति सुखानंद कहाँ है? उसका फोन बंद आ रहा है। कावेरी का पति 1 नंबर का लापरवाह था, और वो कावेरी वो भी किसी से कम नहीं थी सर। सुनने में आया कि उसने बिजनेस करने के लिए एक बहुत बड़ा लोन लिया था। अब आप ही बताइए सर, एक औरत होके बाहर निकलना, लोगों से मिलना, काम करना, औरत होके सर। व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? मियां बीवी अगर मिलकर घर चलाते हैं तो उसमें गलत क्या है? बहरहाल
आप जब क्राइम सीन पर पहुंचे तो वहां पे काफी भीड़ थी, राइट? यस सर। तो लोगों से पूछताछ के दौरान आपको क्या पता चला? सर इन दोनों के बीच में बहुत लड़ाई झगड़े होते रहते थे और मुझे तो पहले से ही लग रहा था कि कुछ न कुछ गलत होने वाला है। और देखिए सर, कावेरी ने खालिज है। क्राइम सीन से आपको कोई जहर की बोतल नहीं मिली और ना ही कोई ऐसी चीज मिली जिसमें जहर कैरी किया जा सके। ये आपको अजीब नहीं लगा? जी नहीं सर, क्योंकि वहाँ काफ़ी लोग थे, हो सकता है किसी ने चीज़ें आगे पीछे कर दी। मतलब आपके क्राइम सीन पर पहुंचने से पहले ही क्राइम सीन कॉन्टेमिनेट हो चुका था और फिर भी आप दावे के साथ कह रहे हैं कि कावेरी ने सुसाइड किया था? जी हाँ। क्या क्राइम सीन से आपको कोई सुसाइड नोट मिला? जी नहीं। फिर आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि सुसाइड था? सर हमने पड़ोसियों से पूछताछ की थी, उन्होंने बताया कि कावेरी ने पहले भी आत्महत्या करने की कोशिश की और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सेम बात है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के तुरंत बाद आपको अंतिम संस्कार की बड़ी जल्दी थी। मैं नो किस बात की जल्दी थी आपको? तो क्या करते सर, कावेरी का पति मिसिंग था और कावेरी की लाश सड़ रही थी और उन दिनों हमारे पास ऐसी कोई सुविधा नहीं थी कि हम उसकी लाश को प्रिजर्व कर पाते। ऐसे में हमने कावेरी के भाई कैलाश से डिस्कस किया और यह निर्णय लिया कि उसकी लाश का अंतिम संस्कार कर दिया जाए। लेकिन तभी रुकिए, नहीं, आप इस तरह कावेरी का दाह संस्कार नहीं कर सकते। मैं पति हूं उसका और मुझे पता है कावेरी को मारा गया है। देखिए, मुझे दोबारा पोस्टमार्टम करवाना है कावेरी का। दोबारा पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें भी सेम बात सामने आई कि कावेरी ने सुसाइड ही किया था। अच्छा, कावेरी का पति सुखानंद ये इतने दिनों तक कहाँ था? हमने भी उससे यही पूछा कि 15 दिनों तक तुम कहाँ थे। लेकिन इस बार उसके पास एक अतरंगी कहानी थी। सर मैं दिल्ली एक केस की रिसर्च के लिए गया था, वहां किसी ने मेरा किडनैप कर लिया सर। किडनैप? हाँ सर। मुझे पूरा यकीन था कि वो लंबी लंबी फेंक रहा है। उसका कोई किडनैप कर लेता है फिर यूं ही छोड़ देता है। आप ही बताइए, ऐसा कहीं होता है? फिलहाल तो आप बताइए, फिर आपने क्या किया? जी हम तो उस पर अबेंडमेंट ऑफ सुसाइड का चार्ज लगाने वाले थे, लेकिन हम कुछ कर पाते उससे पहले उसने एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। रेप? हाँ सर, कावेरी का रेप भी हुआ था सर। ये देखिए उसके शरीर पर चोट के निशान भी थे सर। सर डॉक्टर प्रफुल्ल पारिक ने लाश की बारीकी से जांच की और उन्होंने कहा कि कावेरी ने सुसाइड ही किया था। आप रिपोर्ट देख सकते हैं सर पेपर में। अच्छा, जब ये बात आपने कावेरी के शौहर सुखानंद को बताई तो उसका क्या रिएक्शन था? हम उसको कुछ बता पाते उससे पहले जनाब फिर से गायब हो चुके थे। हमने काफी दिन उसका वेट किया लेकिन वो नहीं आया। उधर पारिक साहब हमें कह रहे थे कि लाश गल रही है, उसका अंतिम संस्कार करना चाहिए। हमने वही किया सर। अच्छा, वो तस्वीरें जिनकी बुनियाद पर सुखानंद ये दावा कर रहा था कि कावेरी ने सुसाइड किया, वो तस्वीरें यहाँ नहीं है? सर वो तो उसके मोबाइल में थी, उसने दी नहीं। देने मतलब उसमें कुछ खास था नहीं सर, कुछ क्लियर नहीं था। उसकी कावेरी की शक्ल भी नहीं दिख रही थी और वैसे भी सर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। फिर उसके बाद? सर उसके बाद हमें लगा कि मामला खत्म हो गया है, लेकिन अचानक से सुखानंद फिर से प्रकट हो गए। मेरी बीवी कावेरी का रेप हुआ था सर। फिर से एक ही बात? यही सच है सर। और कावेरी के रेप और मर्डर में बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं। एक लोकल लीडर राजकुमार सहाय और तो और आपके डिपार्टमेंट का एक बंदा शामिल है इस केस में सर। जाहिर है आपको सुखानंद की बातों पर यकीन नहीं हुआ होगा, इसलिए आपने किसी से पूछताछ भी नहीं की होगी। सर मरे हुए आदमी से कैसे पूछताछ करें? मरा मतलब? सर सुखानंद की रिपोर्ट लिखाने के कुछ दिन पहले ही पॉलिटिशियन राजकुमार सहाय की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो चुकी थी और वैसे भी उसका आरोप बेबुनियाद था, बेसलेस था सर। लेकिन ये सुखानंद बहुत जिद्दी था सर, पहुंच गया एसपी साहब के पास और हमें ये केस रीओपन करना पड़ गया। तो केस को रीओपन करने के बाद आपको कुछ मिला? सर ये सारे आर्टिकल सुखानंद ने लिखे हैं, कुछ लोकल न्यूज़पेपर्स के लिए तो कुछ न्यूज़ पोर्टल्स के लिए। आरोप बेबुनियाद थे फिर भी हमने जांच की, पॉलिटिशियन राजकुमार सहाय के लोगों पर नजर रखी और अपने डिपार्टमेंट के लगभग सारे लोगों की तफ्तीश की, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला सर। और मेरा शक तो उसके पति सुखानंद पे पहले दिन से ही था कि उसी ने कावेरी को सुसाइड करने के लिए उकसाया और ये सब ड्रामा इसलिए किया ताकि उस पर कोई उंगली ना उठा पाए। तो आपको सुखानंद के खिलाफ कुछ मिला? जी नहीं सर। तो इतनी कोशिशों के बावजूद भी आपको किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, तो सुखानंद ने तो बड़ा हंगामा किया होगा। जी नहीं सर, अचानक से सुखानंद ने थाने आना ही बंद कर दिया और केस वहीं रुक गया। और वैसे भी सर इस केस में कुछ बचा नहीं था, बस ये मीडिया वालों ने बात का पतंगड़ बनाया और उस समय चुनाव थे इसलिए बात को इतना हवा दी गई, जैसे कि अब भी सिर्फ जो कुछ हो रहा है वो चुनाव की वजह से हो रहा है सर। और जो कहानियां चल रही हैं मीडिया की बनी बनाई मनमोहक कहानियां हैं सर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। जय हिंद।
10 साल के रिकॉर्ड निकलवाओ इसके। सुखानंद ने कहा था कि कोई पुलिस वाला शामिल है, हमें पता लगाना है पुलिस वाला कौन है, और अगर सुखानंद झूठ बोल रहा था उसके झूठ बोलने की वजह क्या थी, और यह भी पता लगाओ कि सुखानंद 15 दिन कहां था। हमें हर एंगल पे टोलना है। सर, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। इस केस में अब इस कहावत का कोई औचित्य रह गया था, क्योंकि कावेरी का पति जो इस केस का प्राइम सस्पेक्ट था, वो कावेरी को न्याय दिलवाने की लड़ाई ही नहीं बल्कि अपनी जिंदगी भी हार गया था। फिर अब ये लड़ाई किसकी थी? मीडिया की, जनता की या प्रशासन की? और आईडी जिसे ये केस सौंपा गया था, वो लोगों के बयान दर्ज करने के अलावा भी कुछ कर रही थी? ये सब भी वहीं का वहीं था और राज अनसुलझे। कावेरी की हत्या हुई थी या ये आत्महत्या थी? कावेरी का रेप हुआ था या नहीं? कावेरी का पति सुखनंदन के 2 बार अगवा होने का राज क्या था? सुखनंदन किसी दुर्घटना का शिकार था या साजिश का? वहीं इस केस की पेचीदगियों से अलग एक और पेचीदा गुनाह अपने आने की दस्तक दे रहा था। Udita, Kritika, you both are brilliant dancers. Udita, I want to marry you. Oh my God. एक रात का कितना लेती हो? What's your price? उदिता, मैंने तुझे कितनी बार बोला यार, ऐसे कमेंट्स को इग्नोर मत किया कर। ये साइबर बुलिंग है। और ये कौन है? गुलशन 001। तुझे इसके खिलाफ पुलिस रिपोर्ट करनी चाहिए। You are right, कृतिका। इस गुलशन 001 को तो ना सबक सिखाना ही पड़ेगा। न जाने मेरे जैसी कितनी लड़कियां ऐसे गंदे गंदे कमेंट पढ़ के मेंटली डिप्रेशन में चली जाती होगी। That's why मैंने साइकेट्रिस्ट अरुंधति पन्ना को ना लाइव सेशन के लिए बुलाया। वाह यार, ये तूने बहुत सही किया। आफ्टर ऑल हम लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। अगर हम लोग ऐसे टॉपिक पे बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा? That's why। तुम लड़कियों की ना बातें खत्म ही नहीं होती है। वीडियो कब शूट करेंगे? हम लोग रेडी है राकेश, तू बस एक्शन बोल। हाँ ओके, एक्शन। साइबर बुली से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये लोग खुद इतने बुज़दिल होते हैं। जैसे कि इनके नाम किलर 101, हीरो 007। अब आप खुद ही सोचिए कि ये लोग सोशल मीडिया के पीछे छिपकर, सोशल मीडिया का नकाब पहनकर ये सब गंद फैलाते हैं। वेल सेड अरुंधति मैम। हमारे सारे व्यूअर्स आपने जो साइबर बुलिंग से बचने की टिप्स दी है उसे जरूर फॉलो करेंगे। आइए अब हम हमारे व्यूअर्स के सवाल देखते हैं। कृतिका, हाय हॉटी, आज रात फ्री हो क्या? आज जाऊं तुम्हारे घर। गुलशन 001, अगर हिम्मत है तो सामने आओ। है तुम में हिम्मत? धीरू, गाड़ी रोको। पर मैम, सर ने आपको अकेला छोड़ने के लिए मना किया है, और वैसे भी आपकी मीटअप वाली जगह भी आई नहीं है। तुमसे सलाह नहीं मांगी है मैंने, और तुमसे जितना कहा जाए उतना किया करो। ओके मैम। कोई देखने भी आएगा तुझे? है? क्यों नहीं आएंगे? व्यूअर्स थे हमारे घर। क्या चाहिए तुम लोगों को? सर, मैंने ही आपको फोन किया था। यहाँ से वो गुंडे उठा के लेके गए सर। 3 लोग मास्क पहने होते सर। मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया उनका। ये देखिए सर। शेख, आरटीओ से इस कार के ओनर की डिटेल्स निकालो और आसपास जितने भी सीसीटीवी हैं सबकी फुटेज चेक करो। मूव। सर, जब मैं कावेरी के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहा था तो एक बात पता चली कि उसने अपने मर्डर के कुछ दिन पहले बद्री नाम के एक आदमी के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। इल्जाम क्या था? बद्री ने अपने बेटे का स्वाति नाम की एक 12 केस यहीं फाइल हुआ था? नहीं सर, किसी और थाने में। ये स्वाति NGO वर्कर मानसी को जानती थी
मानसी और कावेरी ने मिलकर ही एफआईआर दर्ज करवाई थी। फिर बद्री फरार हो गया और कावेरी के मरने के काफी दिनों बाद फिर अरेस्ट हुआ। तो अरेस्ट होने के बाद बद्री से पूछताछ हुई थी? नो सर, 10 साल में एक बार भी नहीं। सर, इस एफआईआर में मानसी का नंबर दर्ज था। मैंने उसको कॉल किया तो पता चला कि वह अभी जयपुर में ही रहती है। मिलते हैं इस मानसी से। बद्री को अरेस्ट करने के बाद जब पुलिस ने कावेरी केस में बिना पूछताछ किए उसे छोड़ दिए, तो ये बात आपने पुलिस से की? सर, मैंने बहुत बार बात की थी। बद्री के केस के बारे में भी मैंने ही बताया था। देखिए मिस मानसी, हमने पूरी तहकीकात की है। आपकी सहेली कावेरी ने सुसाइड किया था अपने पति से तंग आकर, तो उसके पति पे अमेंडमेंट ऑफ सुसाइड का केस चलेगा। तो आप ये जो बद्री वाला नया एंगल लेके आई है ना, ये चलने वाला नहीं है। कावेरी की मदद की वजह से ही स्वाति को बचाया गया था। ये रख, और पैसे चाहिए हो तो प्लीज मुझे बता देना, लेकिन स्वाति का इलाज ना अच्छे से कराना। और हाँ, मैंने ना काउंसलर से बात की है। स्वाति को इस सदमे से उभरने के लिए ना काउंसलिंग की जरूरत पड़ेगी। मैंने कुछ महीनों तक कावेरी के केस को ट्रैक किया, सीनियर ऑफिसर्स को लेटर भी लिखे, पर देन आई गिव अप। मेरी शादी हो गई थी और मेरे पति को पसंद नहीं था कि मैं पुलिस के मामलों में दखल दूं। अच्छा, आपको इतना यकीन क्यों है कि कावेरी खुदकुशी नहीं कर सकती थी? कावेरी और मैं एक ही कॉलेज में पढ़ते थे सर। उसमें एक जोश था, जीने की उमंग थी। अच्छा, कावेरी और उसके शौहर सुखानंद के बीच में रिश्ते कैसे थे? उन दोनों के बीच में कुछ इश्यूज तो थे, पर मुझे नहीं लगता कि सीरियस प्रॉब्लम थी। सुख और कावेरी ने लव मैरिज की थी। सुख शादी से पहले कावेरी के घर पे किराएदार था। तब उसकी गर्लफ्रेंड सुमित्रा थी। सुमित्रा के भाइयों ने एक बार सुख की पिटाई भी की थी। आराम से, थोड़ा आराम से, बस बस। ये हाँ। बस फिर उसके बाद सुमित्रा से ब्रेकअप करके सुख ने कावेरी से शादी कर ली। और कावेरी से शादी करने के कुछ अर्से बाद ही सुमित्रा फिर से उसकी जिंदगी में आई। Am I right? यस सर, कावेरी बहुत अपसेट भी थी। उसे लगा था कि सुमित्रा जानबूझकर सुख की लाइफ में दोबारा आई है ताकि वो कावेरी से बदला ले सके। अच्छा, सुखानंद ने जो पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई थी उसमें उसने कहा था कि कावेरी का रेप हुआ है और उसके रेप में कोई पॉलिटिशियन और पुलिस वाला शामिल है। आपको इस बारे में कुछ पता है? वो पुलिस वाला कौन हो सकता है? जी नहीं सर, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। चल से जल्द इन्फॉर्म कर मुझे। ओके। एक किडनैपिंग कार सीसीटीवी में कैप्चर हुई है। ये फुटेज। एक काम करो, इस कार की फोटो सभी टोल नाका पे सर्कुलेट करो। किडनैपर्स पास गन है, ये भी अपडेट करो। ओके सर। कावेरी की मौत से मेरा कोई लेना देना नहीं है। कोई लेना देना नहीं है तो बद्री जी, कावेरी की मौत के बाद आप फरार क्यों हुए थे और कुछ दिनों बाद अरेस्ट भी हो गए? अरेस्ट भी हुआ और छूट भी गया, क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं और मेरे खिलाफ आपको कोई सबूत मिल भी नहीं सकता, क्योंकि मैं बेकसूर हूं। खम्मा करो। ये तो कुछ भी कबूल करने से मना कर रहा है। एक काम करो, इसकी हिस्ट्री के पन्ने खंगालो, देखो क्या मिलता है। सर, अजय सर, ये रही वो कार। गाड़ी को चेक किया, कुछ मिला क्या? सर, गाड़ी को अच्छे से चेक किया है, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मिला है। अगर ये लोग गाड़ी को यहाँ छोड़ के गए हैं तो मतलब यहाँ पहले से कोई और गाड़ी भी प्लांट की होगी। आसपास के सीसीटीवी चेक करो, देखो कोई और गाड़ी दिखती है क्या यहाँ से आते जाते हुए। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करेंगे। हमें शहर के सभी एग्जिट पॉइंट तुरंत सील करने होंगे। सर, मैं सभी चेक पोस्ट को इन्फॉर्म करता हूँ। सर, जब मैंने सुखानंद के बारे में जानने की कोशिश की तो पता चला कि इसने दिल्ली में 2 बार अपने किडनैप होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। ये देखिए सर, एक बार तो जांच में पुलिस को चश्मदीद गवाह भी मिले थे, मगर फिर फॉलोअप ना होने की वजह से केस वहीं पर रुक गया। जब मैंने सुखानंद और कावेरी के कॉल डिटेल्स निकलवाए तो पता चला कि कोई डॉक्टर जाकिर बेग है जो सुखानंद का दोस्त है और जयपुर में रहता है। इसी ने सुखानंद को बताया था कि कावेरी के साथ में रेप हुआ था। सर, कम इन। सर, जो 3 लोग किडनैप हुए थे उसमें से एक लड़की की पहचान हो गई है। लड़के का नाम उदिता राठी है, जो सोशल मीडिया में काफी एक्टिव रहती है, जहां उसके लाखों फॉलोअर्स है। अजय बोलो। सर, जिस कार में 2 लड़कियों को और एक लड़के को किडनैप करके ले जाया जा रहा था, उस कार को एक दूसरी कार फॉलो करती हुई सीसीटीवी कैमरा में स्पॉट हुई है। वो फुटेज मुझे भेजो तुरंत। अब क्या फर्क पड़ता है, निकाला तो सबको ही था। सर, मैंने उदिता को मना किया था उटपटांग वीडियो बनाने के लिए, पर आजकल की जनरेशन माँ बाप की सुनती कहाँ है। सर, आप मेरी बेटी को बचा लीजिए प्लीज। उदिता के साथ ये 2 लोग और किडनैप हुए। क्या आप इन्हें पहचानते हैं? हाँ, ये कृतिका है और ये राकेश।
दोनों उदिता के दोस्त हैं, तीनों मिलकर वीडियोस बनाते हैं। आज उनका कोई मीटअप भी था अपने ऑनलाइन फॉलोअर्स के साथ, तीनों वहीं जाने वाले थे। इंस्पेक्टर, ये जो कार है पीछे, ये तो मेरी कार है और जो चला रहा है मेरे ड्राइवर है, धीरू। इसकी डिटेल्स हमें दीजिए तुरंत। प्लीज जाने दो मैं। Don't do this, please. सर ड्राइवर धीरू के घर पर ताला लगा हुआ है और वो फोन भी नहीं उठा रहा है। सुना क्या कहा? एक केक की बोटियां खा जाएगा? अरे तो चिप्स तो खा। अरे खाना, अरे खा। लड़कियों के हर पोस्ट पे एक युवक भद्दे भद्दे थ्रेड कमेंट्स कर रहा था। उसका यूजर आईडी है गुलशन 001। साइबर सेल से कहो इस आईडी की डिटेल्स निकाले, इस गुलशन 001 के। ओके सर। डॉक्टर जाकिर, कुछ भी मत छुपाइएगा। आपके दोस्त सुखानंद और उसकी बीवी कावेरी को गुजरे 10 साल हो चुके हैं, लेकिन दोनों मियाँ बीवी अभी भी इंसाफ के लिए इंतजार कर। देखिए सर, सुख और कावेरी दोनों मेरे बेहद करीबी दोस्त थे। कावेरी की मौत के बाद सुख मुझसे मिलने आया था। वो अपने साथ कावेरी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और कुछ फोटोग्राफ्स लेके आया था। सर, कावेरी की डेड बॉडी के फोटोग्राफ्स मैंने बारीकी से चेक किए थे। उसका रेप हुआ था, प्राइवेट पार्ट्स पर कुछ चोटों के निशान थे, मगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का जिक्र तक नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर साइन किस डॉक्टर ने किए थे? सर, कोई डॉक्टर पारिक थे, बट आई एम नॉट श्योर कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का जिक्र क्यों नहीं था। बट सबूत तो कुछ और ही कह रहे थे। तो ये बात आपने पहले क्यों बताई? देखिए, मैं बता भी देता तो मैं इसको साबित कैसे कर पाता। सुख की मौत हो चुकी थी और उसके साथ वो सबूत भी। अच्छा, सुखानंद आपके पास जो तस्वीरें लेकर आया था, वो तस्वीरें हैं आपके पास? जी नहीं, वो सुख अपने साथ ले गया था। हाँ, कावेरी का एक भाई है कैलाश, वो इसी शहर में रहता है, शायद वो आपकी मदद कर पाए। हर नए शख्स से की गई पूछताछ के बाद आईडी को यह आभास होता कि वो एक डेड एंड पे है। इस केस को सुलझाने के लिए उन्हें एक ऐसे सुराग की जरूरत थी जो उनके रास्ते खोल सके, लेकिन ऐसा कोई रास्ता, ऐसा कोई सुराग था जो इस केस को एक नई उम्मीद दे सकता था। और वहीं उदिता और उसके दोस्तों को अगवा करने के पीछे किनका हाथ था? आखिर ये किडनैपिंग क्यों और किस मकसद से की गई थी? उदिता की कार यहाँ पर है, तो उसका ड्राइवर धीरू और बाकी लोग यहीं कहीं होने चाहिए। बी केयरफुल। सर ये तो उदिता का ड्राइवर धीरू है और उसको गोली लगी है। सर, गुलशन 001 जिस यूजर आईडी से उदिता को गंदा कमेंट्स करता था, उस गुलशन का पता चल गया है। सच बोल, उदिता और उसके दोस्त कहां पर हैं? वरना जिन हाथों से तू भद्दे भद्दे कमेंट्स करता है ना, उन हाथों की सारी उंगलियां तोड़ के रख दूंगा। बोल। सर, मैं मानता हूँ मैंने उदिता को परेशान किया सर, लेकिन सर किडनैपिंग में मेरा कोई हाथ नहीं है सर। मैं तो आज सुबह बस मीटअप के लिए जा रहा था सर। रुक रुक रुक, ये लोग को पीछा कर। तुझ जैसे ट्रोल सिर्फ डिजिटल नकाब पहन के भद्दे भद्दे कमेंट्स कर सकते हैं। चल बोल, वो लोग उदिता और उसके दोस्त को कहां लेकर गए? सर वो जगह मैंने देखी है सर, वो मैं आपको बता सकता हूँ। सर, ना ही मैं किसी फोटोग्राफ के बारे में जानता हूँ और ना जानना चाहता हूँ। 10 साल लगे हैं सर हमारे जख्मों को भरने में। हाँ प्लीज सर, यहाँ से जाइए। कैलाश, मैं आपके दर्द को समझता हूँ। मैं मानता हूँ कि कानून से चूक हुई है। इस बार आपकी बहन को इंसाफ जरूर मिलेगा। प्लीज, हमें आपकी मदद की जरूरत है। सर, फोटोग्राफ्स के बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन सर सुखजीजा जी ने कुछ डॉक्यूमेंट्स देने के लिए और नमन को सौंपने के लिए मुझे किसी जगह पर बुलाया था। सर, मैं तय के वक्त पर वहाँ पहुँच गया था। जीजा जी से बात हुई थी और वो भी वहाँ पहुँचने वाले थे। मैंने वो जगह छोड़ दी और नमन को लेकर जयपुर आ गया। अच्छा, सुखानंद ने जो आपको डॉक्यूमेंट्स देने के लिए बुलाया था, जब आप वहाँ पहुँचे तो सुखानंद के पास आपको डॉक्यूमेंट्स मिले? नहीं सर, मुझे लगता है कि वो गुंडे वो डॉक्यूमेंट्स उठा कर ले गए। अच्छा, कोई ऐसी बात जो हमें इस केस को सॉल्व करने में मदद कर सके? सोच के बताइए। सर, मुझे मालूम नहीं है कि ये बात आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट होगी। सर, कावेरी दीदी जब भी कोई केस इन्वेस्टिगेट किया करती थी तो उसकी डिटेल्स मुझसे शेयर किया करती थी। और सर, कावेरी दीदी ने मरने से पहले मुझे एक लेटर लिखा था। वो लेटर आपके पास है अभी? सर, ये वो लेटर।
सर कावेरी दीदी शहर में चल रहे ड्रग रैकेट के पीछे कौन है इसका पता लगा रही थी। सर इस लेटर में उन्होंने लिखा है कि जाने माने बिजनेसमैन अनिल राठी का हाथ है इस रैकेट पर। तो यही बात आपने सुखानंद को बताई और इसी खत की बुनियाद पर सुखानंद ने राठी के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट फाइल की। जी सर। अच्छा, क्या इस सब में बद्री शामिल हो सकता है? वो भी हो सकता है आप और कोई भी सर। क्या हम नमन से मिल सकते हैं? सर 10 साल लगे नमन के जख्मों को भरने में। सर मैंने मत को दे दिया, रिक्वेस्ट यू सर। सर यही वो जगह है सर। सूरज, वो लड़कियों को होटल में लेकर आए? जी सर, इसी होटल में लेके आए। जी सर। ये गाड़ी तुम्हारी होटल की पार्किंग में खड़ी है। इस गाड़ी में जो लोग आए वो कौन से रूम में रुके? सर ये है 207 में सर। कौन है? रूम सर्विस। पुलिस वाले बंद कर इसको। साला मेरे साथ चालाकी खेल रहे हो तुम लोग। साला एक की खोपड़ी में गोली डाल दूंगा मैं। देखो गोली मत चलाओ तुम लोग। सब लोग निकल जाओ यहाँ से नीचे। अभी तो सिर्फ हवा में गोली चलाई है, समझ रहे हो तुम लोग? बाद में एक एक की लाश बाहर आएगी यहाँ पे। तुम जाते क्या हो? हाँ हाँ बताएंगे, वो भी बताएंगे। हैं? एक बार उन्हें आते जाने दो। किसे? ठीक है, जाते हम लोग। गोली मत चलाना। हमें हर कदम को बहुत सावधानी से उठाना होगा। पूरी बिल्डिंग को खाली करवाना होगा। चलो बताइए ऊपर क्या हुआ है? आप लोग प्लीज बाहर जाइए। इनको बाहर लेके जाओ। जाइए आप लोग। प्लीज हमें कुछ इन्फॉर्मेशन। कहीं ऐसा तो नहीं क्यों? अब बनेगी ब्रेकिंग न्यूज। सर डॉक्टर की बातों से ये बात तो साफ है कि कावेरी का रेप हुआ था। अगर कावेरी का मर्डर हुआ था ये बात कोई नहीं कह रहा। ये हमें साबित करना। रेप और कत्ल हुआ तो कातिल भी कहीं ना कहीं तो होगा, और जहाँ कहीं भी होगा उसे हम ढूंढेंगे। और सर मुझे एक बात और खटकी कि ये कैलाश ने हमें कावेरी के बेटे नमन से मिलने क्यों नहीं दिया। मुझे नहीं लगता कि वो इस वक्त घर पर था। अगर वो घर पर नहीं था तो इस वक्त होगा कहाँ? देख उधर कोई खिड़की। यार क्या मस्त लगती है तू डरती हुई। हाँ इन दोनों पे सिर्फ मेरा हक है, समझाया था ना तुम दोनों को। संग्राम, तू ना ज्यादा एक्टिंग मत कर, जितना बोला जाए उतना कर। वो तुझे मुझे मारने के लिए इसलिए बोला था ताकि लड़कियां डरे। तुम्हारा गला पकड़ रहा है। संभाल रहा हूँ। और पैसे कब मिलेंगे? मिल जाएंगे तेरे पैसे। और वो मंजित को समझा, ठीक है? ज्यादा लड़कियों के आसपास ना भटके। ठीक है, समझा। चलो अभी चल, लेके चलो। अब चल ना, चल। अब देख क्या रहे हो? बालकनी में जाके देख चल क्या रहा है। फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उदिता को उसके दोस्तों कृतिका और राकेश के साथ किया गया अगवा। जी हाँ, ये घटना दिन दहाड़े हुई। हाँ विकास, हमने तुम लोगों को चारों तरफ से घेर लिया है। तुम लोग बचकर नहीं जा सकते हो, इम्पॉसिबल है। सर पीछे सर मेरी बेटी उदिता ठीक तो है सर। एक बार हमारी किडनैपर से बात करा दीजिए सर। वो जो रकम चाहते हैं हम देने के लिए तैयार हैं। जी सर। मुझे नहीं लगता कि ये सब पैसों के लिए किया गया। ये मामला कुछ और ही है। राकेश, तुम तो हमारे फ्रेंड हो ना, तो फिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? और तुमने तो इसको बचाया। उन लड़कियों से तुम क्या चाहते हो? देखो हमसे बात करो। Zoom in the camera. अब हर बात बताने की नहीं होती है। जितने ये पुलिस वाले हैं सब दूर हट जाओ, वरना
सुशांत बाहर नजर रख, कोई अंदर ना पाए। तू कैमरा निकाल और तू चल कपड़े उतार, कपड़े उतार, कपड़े उतार। देखना ये वीडियो तुझे कितना बड़ा स्टार। आदिल खान। जैन सर। जैन, अंदर जो क्रिमिनल है वो हमारे केस से कनेक्टेड है, सो प्लीज लेट अस हैंडल दिस सिचुएशन। लेकिन सर डोंट वरी, विल गेट द ऑर्डर्स। होटल स्टाफ से कोई है? जी सर, ये होटल का मैनेजर। सर ये रफ प्लान है, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर दोनों कुछ ऐसे दिखते हैं सर, और किडनैपर्स रूम नंबर 207 के अंदर है। 207, 208, बट एक ही बालकनी। ये सर ये दोनों में कॉमन बालकनी है। तो मतलब 208 से 207 में इस बालकनी के जरिए जाया जा सकता है। यस सर। वी नीड अ बैकअप। सर शेख, सर को फॉलो करो। गोली मत चलाना, देखो हम कुछ नहीं करेंगे, बस बच्चियों को कुछ मत करना। तुम बाहर आ सकते हो। लग जा। आखिर इन लड़कियों को अगवा क्यों किया गया था? क्या मकसद था इस किडनैपिंग का? डॉक्टर प्रफुल्ल और बिजनेसमैन राठी से किसकी दुश्मनी थी? इन सभी सवालों के जवाब मिलना अभी बाकी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो लड़का कौन है जिसने अपने ही दोस्तों का अपहरण किया है, और आईडी टीम इस केस से क्यों जुड़ी है? जैसा कि आप देख सकते हैं, आईडी टीम अभी बाहर निकली है, लेकिन हमारी नजर अभी भी बनी हुई है। कैमरामैन सागर के साथ सुष्मिता, सत्य खबर। नमन, मुझे पता है तुम्हारा असली नाम नमन। मैं जानता हूं तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम नमन से राकेश क्यों बने। कावेरी, ये ड्रग कंसाइनमेंट वाली डिटेल तुम्हें कहां से मिली? सर, मैं लीडर राजकुमार के घर पे कई महीनों से मेड बन के काम कर रही हूँ। लीडर राजकुमार और बिजनेसमैन राठी दोनों इस ड्रग रैकेट के पीछे हैं सर। एंड आई एम सॉरी टू से, सब पुलिस के भी कई लोग इसमें इन्वॉल्व हैं सर। इसलिए मैं सीधा आपके पास आई हूँ, बिकॉज आई कांट ट्रस्ट एनीवन एल्स। ये तुमने अच्छा किया कावेरी, वैसे मुझे भी अपने डिपार्टमेंट के कई लोगों पर शक है। अच्छा सुनो, तुमने बात किसी को बताई तो नहीं? नहीं सर, किसी और को नहीं आपके अलावा। तभी तो मैं रात को छुपते छुपाते आपसे मिलने आई हूँ। गुड, और बताना भी मत, क्योंकि मैं खुद इस केस को आगे ले जाने वाला हूँ और पक्के सबूत लाने वाला हूँ। थैंक यू। सबूत लेने आए हैं कावेरी? मैंने सब देखा था, कैसे इन लोगों ने मेरी मां के साथ। ऑफिसर विनोद पाल गुनहगार था, लेकिन मीडिया में सब उसे हीरो मानते थे। डॉक्टर प्रफुल्ल ने मेरी मां के मर्डर को सुसाइड साबित करने में मदद की, और वो बिजनेसमैन राठी, उसने पहले मेरी मां का बलात्कार किया, उसके बाद सबके सब गुनहगार थे, लेकिन अपने अपने घरों में चैन की जिंदगी बसर कर रहे थे। और मैं पिछले 10 सालों से इंसाफ का इंतजार। इस देश में ना न्याय की जगह नहीं है, इसलिए मैंने खुद मेरी मां के साथ हुए जुर्म का बदला लेने का फैसला किया। अमन, इंसाफ मिलने में देर जरूर हो सकती है,
लेकिन इंसाफ मिलता जरूर है। मैं मानता हूं तुम्हारी मां के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, पर तुमने क्या किया? कानून को अपने हाथ में लेकर तुमने भी उतना ही गलत किया। नफरत की आग में, बदले की आग में तुम इतने अंधे हो गए कि तुम भी उनके जैसे बन गए। अब जरा इत्मीनान से सोचो, तुम में उन लोगों में क्या फर्क रहा? आखिरकार बिजनेसमैन आकाश राठी और डॉक्टर प्रफुल्ल पारीक के साथ इंस्पेक्टर विनोद पाल को भी कावेरी की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर दिया गया। सुखनंदन का 2 बार किडनैप होना भी इन्हीं गुनेगारों द्वारा रचे गए प्लान का हिस्सा था, ताकि सुखनंदन कावेरी के केस का हिस्सा ना हो पाए। न्याय में देर हो लेकिन अंधेर ना हो तो भी सही होता है, लेकिन इस देरी ने राकेश जैसे युवा को नाउम्मीद कर दिया। और नतीजा क्या निकला? एक पीड़िता की इंसाफ की लड़ाई ने एक सुरक्षित समाज के लिए ये जरूरी है कि न्याय तंत्र मजबूत और पारदर्शी हो। समाज के सबसे शोषित और सताए हुए तबके के लोगों के लिए अदालत वो पवित्र स्थान है जहाँ पे उनकी फरियाद सुनी जाती है, और जरूरी है कि उनका ये विश्वास बना रहे। रस्सी मिलेगी? कैसी रस्सी? नायलॉन वाली? कोई भी हो, लेकिन मजबूत होनी चाहिए। 50 किलो तक का वजन उठा सके ऐसी कोई। ऐसा क्या उठाना है भाई? लाश को बांधकर ऐसे छत से टांगना है। अरे मजाक कर रहा हूँ भाई, बहुत सारा फर्नीचर है, उसे टेम्पो से बांधना है। अब फिर तो ये नायलॉन वाली सही रहेगी। 10 मीटर। आमतौर पे गुनाह की वजह लालच, जलन, आपसी रंजिश होती है, लेकिन कई बार कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिन्हें लॉजिक के साथ समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जुर्म के पीछे का जब मकसद ही समझ ना आ रहा हो तो मुजरिम को पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया स्वागत करती हूँ आपका क्राइम पेट्रोल सतर्क विमेन अगेंस्ट क्राइम की इस श्रृंखला में। थोड़ा सा फीवर है, चला जाएगा। चलो बेटा मैं चलता हूँ। पापा प्लीज थोड़ी देर रुकिए ना। बेटा तुम्हें पता है ना तुम्हारी मम्मी आ जाएगी तो मुझे देख के गुस्सा हो जाएगी। कितनी गुस्सा है ना। क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? मोक्षा को चोट लगी। मोक्षा बेटा, माय गॉड कितनी सारी लग गई। बेटा दर्द तो नहीं हो रहा ना तुम्हें? नहीं मम्मा, हम ओके। मम्मा मुझे भूख लगी है, अब कुछ बना के लाओ ना। क्या खाएगी मेरी बेटी? स्वीट कॉर्न सूप। मैं चलता हूँ। पापा देखो ना कितनी चोट लगी है। बेटा कुछ समय की बात हो रहेगी, फिर मैं और आप हमेशा एक साथ रहेंगे। दो मिनट बाहर आना, तुमसे कुछ बात करनी है। तुम्हें अभी भी यही लगता है कि डिवोर्स के बाद मोक्षा की कस्टडी तुम्हें मिलेगी? गलतफहमी किस बात की है? मुझे कंफर्म है, मैं तुमसे ज्यादा पैसे कमाता हूँ, उसकी परवरिश अच्छे से कर सकता हूँ। दैट्स इट, सिंपल। बच्चे की परवरिश के लिए पैसों की नहीं, माँ के प्यार की जरूरत होती है। माँ के प्यार की? माँ को फोन नहीं किया, बाप को फोन किया। कहाँ थी तुम जब उसको चोट लगी थी? ऑफिस में थी मैं, और वैसे भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर ऑफिस की। तुम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तुम काम करती हो, हम कोई काम ही नहीं करते यहाँ पर। सारी सप्लाई हैंडल करता हूँ, और अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो क्लाइंट से गालियां पड़ती है, तुम्हारे बॉस की तरह देंगे। बॉस कहाँ से आ गया हम दोनों की? बोलवाओ मत, मुंह मत खुलवाओ मेरा तुम। एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम इस घर में मेरी परमिशन के बिना आने की हिम्मत भी मत करना तुम। और हाँ, डिवोर्स के बाद मोक्षा की कस्टडी तो क्या, उससे मिलने के लिए भी तुम्हें मेरी परमिशन लेनी पड़ेगी, समझे तुम? मैं भी देखता हूँ कि मेरी बेटी से मिलने के लिए तुम उसका रोक कैसे सकती हो। माँ हूँ मैं उसकी। तो मैं उसका बाप हूँ।
मोक्षा, मोक्षा, मम्मा आ गई बेटा। मोक्षा, 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 कहाँ चली गई है? बिना बताए कहाँ कहाँ चली जाती है। इसकी फ्रेंड को फोन लगाती हूँ। हेलो स्तुति, मोक्षा की मम्मी बोल रही हूँ। मोक्षा तुम्हारे यहाँ पर आई है क्या? नहीं तो आंटी, मुझे लगा वो स्कूल से तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चली गई होगी। वो तो 1 वीक से स्कूल ही नहीं आ रही। क्या? पूरे 1 वीक से स्कूल नहीं आई? पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ पर होगी, किस हाल में होगी। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, पानी पीजिए। नहीं सर, मुझे पानी नहीं चाहिए, बस मेरी बच्ची से मुझे मिलवा दीजिए सर। पता नहीं कहाँ गई। एक बात बताइए, आखिरी बार अपनी बच्ची से कब मिली थी आप? आज सुबह सर। स्कूल पास में ही है सर, इसलिए रोज वो खुद ही स्कूल जाती है और कभी कभी हमारी सोसाइटी का वॉचमैन भी उसे स्कूल तक छोड़ देता है। कौन से स्कूल में पढ़ती है आपकी बच्ची? सी कोस्ट इंग्लिश हाई स्कूल। सुबह इनकी बिटिया स्कूल ड्रेस में जाते हुए तो दिखी थी, लेकिन शाम को वापस आते हुए नहीं देखा। तुम दिन भर यहीं थे? हाँ साहब। कोई और ऐसी जगह जहां पे जा सकती है? क्या हुआ सर? सर क्या हुआ? फोन क्यों नहीं उठा रहे तुम मेरा? सो रहा था, नहीं पता लगा, पर हुआ क्या है? मोक्षा का? सर मोक्षा अंदर नहीं है। अरे लेकिन हुआ क्या है? मोक्षा का कुछ पता नहीं चल रहा अमन, वो कहाँ गई है? यहाँ आई थी क्या तुमसे मिलने? तुम एक बच्चे को संभाल के भी नहीं रख सकती हो, एक नंबर की गैर जिम्मेदार औरत हो तुम। एक मिनट, शांत रहिए आप लोग। उसकी कोई ऐसी दोस्त जिसके पास जा सकती है वो? हाँ सर, उसकी एक स्कूल फ्रेंड है स्तुति। उसका एड्रेस? मेरी मोक्षा से कल ही बात हुई थी, तो मुझे ये नहीं पता था कि वो क्लासेस बंक कर रही। उसने तो मुझे ये कहा था कि उसकी तबीयत खराब है, इसलिए वो नहीं आ रही। क्या मोक्षा पहले भी ऐसे क्लास बंक करती? वो सर कभी नहीं। मोक्षा मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो स्टडीज को लेकर बहुत सीरियस है। कोई ऐसा लड़का या कोई ऐसा दोस्त जिससे वो मिलती हो अक्सर? नो सर, कभी नहीं। हम रोज बात करते हैं, अगर ऐसा कुछ होता तो वो मुझे जरूर बताती। कल तुम्हारी क्या बात हुई थी मोक्षा से? अरे तेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मुझे पहले फोन क्यों नहीं किया? चल बता, अब कैसी है तेरी तबीयत? ठीक है, अभी नेक्स्ट मंडे से स्कूल आ जाऊंगी। अच्छा तुम ये बताओ, कौन सी स्ट्रीम लेने का प्लान है तुम्हारा 10th के बाद? मुझे तो आर्ट्स लेना है, पर पेरेंट्स साइंस ही दिलाएंगे। मैं भी साइंस ही लेने वाली हूँ। अच्छा है, हम दोनों एक ही क्लास में रहेंगे। मुझे विश्वास नहीं होता, मोक्षा मुझसे झूठ बोल रही थी। मुझसे पहले कभी कुछ नहीं छिपाती थी। लोग अक्सर अपनी जिंदगी यूं ही बर्बाद कर देते हैं, उसकी कीमत नहीं समझते। इंसान की फितरत ही कुछ ऐसी है। अरे श्योर, मोक्षा की ड्राइंग बुक है? हाँ सर, ये उसी की है। मोक्षा मेरे क्लास के सबसे इंटेलिजेंट बच्चों में से एक है और मेरी फेवरेट स्टूडेंट भी है। कोई परेशान कर रहा था उसे? ऐसा तो कुछ भी नहीं था। हाँ, एक लड़की थी जिसका मोक्षा के साथ झगड़ा होता रहता था। झूठी झूठी झूठी। लेकिन ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, स्कूल में तो ये सब होता ही रहता है। और कोई परेशान करता तो उसे याद कीजिए। नहीं सर, और तो कुछ नहीं पता। मोक्षा वैसे तो एक बहुत ही मजबूत मनोस्थिति वाली लड़की थी, लेकिन अगर माँ बाप के रिश्ते में दरार वाली बात तलाक तक आ जाए तो ये बात तो किसी वयस्क के लिए, एक फुल्ली ग्रोन एडल्ट के लिए भी हैंडल करना मुश्किल है। फिर मोक्षा तो एक बच्ची थी, इस स्थिति में वो क्या करे उसे समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर इसी बीच में और भी सवाल उठ रहे थे कि मोक्षा अपनी क्लासेस क्यों बंक कर रही थी। ठीक नहीं है, पर ये एक आम बात है टीनेजर्स के लिए अपनी क्लास बंक करना। लेकिन यहाँ ऐसा लग रहा था जैसे बात इससे बड़ी कुछ है। ऐसा लग रहा था जैसे मोक्षा के गायब होने के पीछे कोई बहुत बड़ा राज है। मोक्षा ऐसे अचानक कहाँ जा सकती थी? ऐसे कई सवाल थे जो न सिर्फ मोक्षा के माँ बाप के सामने बल्कि पुलिस के लिए भी उलझन बने हुए थे। सर, मोक्षा की माँ ने 3 महीने पहले ही डिवोर्स फाइल किया था और मोक्षा के पिता यानी कि अमन वर्मा, उन्हें दारू की लत थी
और इसी वजह से उन दोनों में डिवोर्स हो रहा था। सर दोनों माँ बाप मोक्षा की कस्टडी को लेकर भी केस लड़ रहे थे। मोहल्ले वालों से कुछ पता चला? सर सभी का यही कहना है कि मोक्षा एक बहुत ही प्यारी बच्ची है। इनफैक्ट मोहल्ले के बाहर जो दुकान वाले हैं उन्होंने उस दिन मोक्षा को बैग लेकर वहां से जाते हुए तो देखा, पर वापस आते हुए नहीं देखा। वापस नहीं मतलब कहाँ गई होगी? कहीं किडनैप तो नहीं हुई? मुझे नहीं लगता सर ये पूरा रेसिडेंशियल एरिया है। अगर मोक्षा वहां से किडनैप हुई होती तो किसी ना किसी ने तो उसे जरूर देखा होगा। मतलब जो कुछ भी हुआ है घर से थोड़ी दूर हुआ है, और मोक्षा इस वक्त जहां कहीं भी है वो अपनी मर्जी से, लेकिन कहाँ? उसे गायब हुए 30 घंटे से ज्यादा हो गए और ये अच्छी बात नहीं है। तो काम करो, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, रिक्शा स्टैंड, हर जगह पता करो, हर जगह पूछताछ करो और पता करो कि जिस वक्त मोक्षा गायब हुई उसका पिता अमन वर्मा कहाँ था। पारुल यार एक बार फिर सोच ले, कहीं लेने के देनी ना पड़ जाए। तू कितना डरती है यार। अरे यार अगर पकड़े गए तो वाट लग जाएगी। लाइफ में रिस्क है तभी तो मजा है ना। वैसे तुझे पता है ना कि मैं कॉलेज नहीं आ रही। अगर कोई पूछेगा तो मेरी तबीयत खराब है इसीलिए, सबको यही बोलना। ओके बाय। तुम्हारे लिए वाह शार्दुल, पहन के दिखाओ ना जरा हमें भी। थैंक यू। आपके पास टाइम है? क्या हुआ? बहुत गंदी स्मेल आ रही है। बॉडी देखकर मर्डर नहीं, सुसाइड लगता है सर। लेकिन मात्रे कोई इतनी दूर यहाँ जंगल में सुसाइड करने क्यों आएगा? और ये लड़की खुद से इतनी ऊपर लटकी कैसे? सर शायद इसने पहले रस्सी पेड़ पर डाला। ये तो किसी गाड़ी के टायर के निशान लग रहे हैं। इसी सुनसान जगह पर कोई गाड़ी में क्यों आएगा? मात्रे इसके भी फोटो खिंचो और वो बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और पता करो कि इस उम्र की किसी लड़की की कहीं मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई है या नहीं। सर मुंबई के सभी पुलिस स्टेशन और ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज को इन्फॉर्म कर दिया है मोक्षा के बारे में। और सर मोक्षा के सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स भी हमने छान मारे। ऐसी कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी नजर नहीं आई है सर। सारा नॉर्मल ही लग रहा है सर। और सर ये मोक्षा की लास्ट सेल्फी उसके गायब होने से पहले। ये फोटो देख के कोई कह ही नहीं सकता कि वो सुसाइड के बारे में सोच भी सकती। उस लड़की के बारे में कुछ पता चला? चेक करें सर, जल्दी पता लग जाएगा। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट? सर पोस्टमार्टम में मरने का कारण फांसी से दम घुटना बताया जा रहा है। स्ट्रगल के कोई निशान नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा कट है बाएं पांव। सर सारे एविडेंस और सुसाइड की तरफ इशारा कर रहे हैं। सर 2 दिन पहले से लेकर पिछले 1 महीने तक जितनी भी लड़कियां गायब हुई उनमें से सिर्फ एक का फेस विक्टिम के फेस से मैच कर रहा है। ये है वो लड़की। उसके घर वालों को इन्फॉर्म किया? हाँ सर, इसके मम्मी पापा आता ही होंगे। देखिए आप शांत हो जाइए। मैं समझता हूं कि ये वक्त सही नहीं है, लेकिन हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। जिस दिन रिद्धि गायब हुई थी उस दिन एग्जैक्टली क्या हुआ था? कहाँ जा रही है? बाहर जा रही हूँ। बाहर कहाँ? माँ बाहर मतलब बाहर होता है। आ जाऊंगी। कैसी लड़की है, सीधे मुंह कभी जवाब ही नहीं देती। मुझे लगा कि वो अपनी दोस्त सोनल के यहाँ होंगी। जब मैंने सोनल से पूछा तो उसने मना किया। उसने कहा कि वो उसके यहाँ नहीं आई थी। क्या रिद्धि किसी बात से परेशान थी? पढ़ाई का या फिर किसी और बात का स्ट्रेस? नहीं सर, अभी अभी उसने अपने क्लास में टॉप किया था। देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक रिद्धि ने खुद से फांसी लगाई थी। गलत लिखा है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी बेटी रिद्धि सुसाइड कभी नहीं कर सकती है सर। हाँ सर,
हमारी रिद्धि सुसाइड कर ही नहीं सकती। लेकिन रिद्धि की लाइफ में ऐसा भी कुछ हो सकता है ना जिसके बारे में आपको पता ना हो, जिसकी वजह से रिद्धि को सुसाइड करना पड़ा। सब समझ रहा है मेरे को साहब। आप मर्डर के केस को सुसाइड का केस बताकर केस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। राजीव जी अब जरा शांत हो जाइए। शांत तो मैं तभी होऊंगा जब मेरी बेटी के कातिल को आप लोग ढूंढ लेंगे। देखिए हमारी तरफ से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं सच्चाई का पता लगाने की। एक काम कीजिए, आप रिद्धि का मोबाइल हमें दे दीजिए और बाकी रिद्धि की बॉडी को आप ले जा सकते हैं। सर अगर एक सेकंड के लिए ये मान ले कि ये सुसाइड नहीं है तो रिद्धि को मार कौन सकता है? चलो एक बार मान लेते हैं कि पोस्टमार्टम के हिसाब से ये सुसाइड है, लेकिन अगर रिद्धि के माँ बाप इतने श्योर है कि रिद्धि सुसाइड कर ही नहीं सकती तो मुझे लगता है कि हमें भी मर्डर के एंगल पर नजर डालनी चाहिए। केस क्लोज करने से पहले डबल चेक करने में हर्जी क्या है। एक काम करो, रिद्धि के फोन रिकॉर्ड्स निकालो और सोशल मीडिया भी चेक करो। हमें उसकी पर्सनल लाइफ में और भी पता लगाना होगा सर। और हाँ, क्राइम सीन पर जो गाड़ी के टायर के निशान मिले थे उसके बारे में भी चेक करो। जी सर। देखो भैया, ये कैसा है? ये वाला परफेक्ट है। अगर आप ये वाला शादी में पहनोगे ना तो देखना कविता दीदी आपको देखती ही रह जाएगी। दीदी नहीं, अब वो तेरी भाभी। हाँ हाँ भाभी, अब बचपन से उन्हें दीदी बोल रही हो ना तो टाइम लगेगा आदत चेंज होने में। लेकिन भैया आप ना यही वाला सूट पहनना, क्योंकि शेरवानी थोड़ी सी ओल्ड फैशन है। क्या ओल्ड फैशन है यार, मुझे तो पसंद है शेरवानी। लेकिन भैया अगर आप ट्रेडिशनल पहनोगे तो मुझे भी साड़ी पहननी पड़ेगी। बेटा सभी औरतें साड़ी पहनती हैं, तुम्हारी मम्मी दादी सब। तुम्हें साड़ी से प्रॉब्लम है ना? बाबा प्लीज ना। अरे क्या हुआ? अरे कुछ नहीं बेटा, ये सब बाहर का नाप शनाप खाने का नतीजा है। अब बाहर का खाएगी तो उल्टियां करेगी ना। सर बैग से ये पैसे लेने। इतने सारे पैसे? ये बैग किसका है? ये रिद्धि का बैग है। जो करीब करीब 50-60 हजार रुपए लग रहे हैं। इतने पैसे आपकी बेटी के पास कैसे आए? सर वो सर छोटी मोटी नौकरी करती थी, शायद उसी में से बचाया होगा। कैसी छोटी मोटी नौकरी? वो तो नहीं पता। आपकी 15 साल की बच्ची नौकरी कर रही है, वो क्या नौकरी करती है आपको पता नहीं? उसके पास इतने सारे पैसे कहां से आए ये आपने कभी उससे पूछने की कोशिश भी नहीं की? सर रिद्धि के सोशल मीडिया को देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो सुसाइड कर सकती है। उसके फोन का आखिरी लोकेशन RI ट्रेस हुआ था जहां से हमें उसकी लाश मिली थी। लेकिन सर एक बात है, रिद्धि 1 महीने पहले से किसी गौरव दुबे से देर रात तक बातें करती थी। उसका फोन बंद आ रहा है और एड्रेस भी फेक है। ये गौरव दुबे कौन होगा? शायद सोनल को पता होगा। गौरव दुबे? मैंने किसी गौरव दुबे का नाम नहीं सुना रिद्धि से। और रिद्धि सुसाइड करेगी? ऐसा हो ही नहीं सकता। एक बात बताओ सोनल, उसके स्कूल में सब ठीक था उसके साथ? ए अखिल, तुझे याद है हमारी बायोलॉजी की बुक्स में बॉयज की प्यूबर्टी के क्या सिम्टम्स थे? नहीं याद है? अबे आवाज बदल जाती है, दाढ़ी भी आ जाती है और मुंह से भी आ जाती है, बिल्कुल रिद्धि की तरह। और उस दिन के बाद से सब रिद्धि को मुच्छर बोलने लगे। उसे लगा अगर वो रिएक्ट ही ना करे तो वो लोग ये सब बंद कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उस दिन तो अखिल और निखिल ने हद ही पार कर दी। अखिल और अखिल। सोनल, इसके अलावा रिद्धि कोई और बात से परेशान थी या दुखी थी? उसकी जॉब को लेकर कुछ? जॉब? उसके माँ बाप ने बताया कि वो कोई छोटी मोटी नौकरी करती थी। उसके बैग से काफी कैश भी मिला है। क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ और क्या काम करती थी? लेकिन सर अगर वो जॉब करती तो वो पैसे उधार क्यों लेती? सॉरी लेट हो गई।
वैसे आज चाय और समोसे की पार्टी मेरी तरफ से। क्या बात है, आज बड़ी खुश लग रही है। हाँ तो तुझे पता है मुझे इंग्लिश स्पीकिंग क्लास में एडमिशन मिल गया है। लेकिन उसकी फीस और बुक्स तो बहुत महंगी थी। बाबा मान गए तेरे? बाबा के पास इतने पैसे ही कहाँ, खाने के तो पैसे हैं नहीं उनके पास। मैंने अपने से ही मैनेज कर लिया। अपने से मैनेज कर लिया? कैसे? मैंने जग्गू भाई से 20,000 ले लिए। जग्गू भाई से? जग्गू? सर जग्गू भाई हमारे एरिया का बहुत बड़ा गुंडा है। मैंने तो सुना है वो कई बार जेल भी जा चुका है। मैंने बोला था रिद्धि को कि जग्गू भाई से दूर रहे। पर सर रिद्धि के बैग से 20,000 से कई ज्यादा रुपए मिले थे। सोनल, रिद्धि ने किसी और से भी उधार लिए थे? पता नहीं सर, मेरे को तो सिर्फ जग्गू भाई का ही पता है। क्यों दिए थे पैसे उसको? साहब बच्ची को पैसे की जरूरत थी, अपन तो सिर्फ मदद की है उसकी। मैं तेरे जैसे लोगों को बहुत अच्छे से जानता हूं। मैं तू ऐसे किसी की मदद नहीं करता। देख बे जग्गू, तुझे यहाँ हवालात में बिठाकर तेरी खातिरदारी करने के लिए एक लंबी लिस्ट है केसेस की मेरे पास। फिलहाल प्यार मोहब्बत में मुंह खोल दे, वरना और भी तरीके हैं। चल बता, रिद्धि के साथ क्या बात हुई थी तेरी? मैं बता दो साहब। 20,000 बड़ी रकम है, तू चुकाएगी कैसे? बस एक बार इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स हो जाए, फिर मुझे जॉब मिल जाएगी। अभी तो तू 18 साल की भी नहीं हुई है। नौकरी तो तुझे लगने से लगी। 300% ब्याज लगेगा साल का। वो हिसाब से जब तक तू 18 साल की होगी 2 लाख देना पड़ेगा तेरे को। 2 लाख? हाँ। लेकिन इतने पैसे मेरे पास कहाँ से आएंगे? तो फिर तू तेरा कोई दूसरा रास्ता देख ले। पीछे मुड़ के देख। आ मेरे पास में। मुझसे सब नहीं होगा। अरे ऐसे कैसे चलेगा? तेरे को पैसा भी चाहिए, देने के लिए भी तेरे पास कुछ नहीं है। हाँ तो कैसे चलेगा? चल ठीक है, एक और काम है तेरे लिए। क्या? क्या काम दिया था तूने उसे? वो जवान लड़की थी साहब, तो पुलिस को उसके ऊपर शक भी नहीं आ सकता था, इसके लिए मैंने उसे माल बेचने का काम दिया था साहब। हो सकता है कि रिद्धि ने जिसे ड्रग्स बेचे हो उससे उसकी मौत का राज जुड़ा हो। पता करो कि रिद्धि ने किस किस को ड्रग्स बेचे और साइबर टीम से भी कांटेक्ट करो। गौरव दुबे का फोन ऑन हुआ? नहीं सर। ऑन होते ही मुझे इन्फॉर्म कर। और ये अखिल और निखिल पर भी नजर रखो। पता करो कि मर्डर के वक्त वो दोनों कहाँ थे। जी सर। सर उस टायर के निशान के बारे में पता चल गया जो हमें क्राइम सीन से मिला। 2 साल पुरानी सीडान मॉडल कार के टायर के निशान थे। सीडान मॉडल? मात्रे, ये जंगल जैसी सुनसान जगह पर कच्ची सड़क पर कोई गाड़ी लेकर क्यों जाएगा? आरे के सारे सीसीटीवी फुटेजेस चेक करो। पता करो कि मर्डर के वक्त ऐसी कोई सीडान टाइप की गाड़ी वहां से गुजरी थी या नहीं। सर आरे के ज्यादातर रोड पर सीसीटीवी नहीं है, पर फिर भी मैं पता लगाता हूँ। सॉरी, मैं आपको बिना बताए चली आई। आई नो आप मेरे लिए बहुत परेशान होंगे, लेकिन मैं एकदम ठीक हूँ। डोंट वरी। शाम 7 बजे बॉम्बे व्यू रेस्टोरेंट में मिलते हैं। मैं आपकी वही वेट करूंगी। प्लीज आ जाना। एक्सक्यूज मी मैम, कैन हेल्प यू? वो मेरी बच्ची। अरे तुम क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे वीडियो मैसेज आया मोक्षा का। मुझे भी मोक्षा का वीडियो मैसेज आया। आप लोग मोक्षा के पेरेंट्स हैं? हाँ वो कहाँ है? उसने आपके लिए एक टेबल रिजर्व किया है। आइए मेरे साथ। मोक्षा ने टेबल आप लोगों के लिए बुक किया था। पर मोक्षा है कहाँ? मैम वो आपके लिए ये एनवेलप छोड़ रही है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ आप दोनों को एक रखने के लिए, इसलिए मैंने ये सब किया। और मैं एकदम ठीक हूँ स्तुति के घर पे। डोंट वरी, वो आज आप दोनों की वेडिंग एनिवर्सरी है ना, इसलिए आई प्लान्ड ऑल दिस। और आपको याद है मम्मा, जब मेरी और स्तुति की 5th क्लास में लड़ाई हो गई थी
तो आपने मुझे कहा था कि बात करके सारी थिंग्स सॉर्ट आउट कर ले, और अब देखो हम दोनों एकदम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। बस आप दोनों भी ऐसे बैठिए, बात कीजिए और सारी थिंग्स सॉर्ट आउट करके जल्दी स्तुति के घर पे आ जाइए। मैं आपकी वेट कर रही हूँ। लव यू मम्मा पापा। चलो। आंटी बिलीव मी, मोक्षा यहाँ नहीं है। पर बेटा वो वीडियो तो उसने तुम्हारे फोन से ही भेजा था ना मैं। हाँ, वो वीडियो काफी दिन पहले रिकॉर्ड किया हुआ था और वो मैसेज भी शेड्यूल था। उसके पास फोन नहीं था ना, इसलिए उसने मेरे मोबाइल से वीडियो बनाया। पर बेटा बताना तो चाहिए था ना मैं। आई एम सॉरी अंकल, मोक्षा का प्लान था कि वो कुछ दिनों के लिए गायब हो जाएगी और आप दोनों में फिर से दोस्ती हो जाएगी। आई एम सॉरी। मेरी मोक्षा सच में गायब हो गई बेटा, हमारी मोक्षा सच में गायब हो गई। मात्रे, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को बुलाओ और इन पैरों के निशान के फोटो खिंचवाओ। जी सर। और आजू बाजू चेक करो और कोई एविडेंस मिलता है क्या। मात्रे, सभी पुलिस स्टेशन में पता करो कि इस एज की लड़की की कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई है या नहीं। हाँ केलकर साहब, ये वही लड़की है। सर इस फाइल में मोक्षा की सारी डिटेल्स हैं। आई एम श्योर ये केस रिद्धि के केस से जुड़ा है। दोनों केसेस में काफी सिमिलैरिटीज है। एक काम कीजिए पाटिल जी, ये केस आप हमें ऑफिशियली हैंड ओवर कर दीजिए। विल टेक इट डायरेक्ट फ्रॉम हियर। ओके, मोक्षा की फैमिली को इन्फॉर्म कर दो। सर क्यों किया हमारी बच्ची ने ऐसा? मुझे एक बात बताइए, आप लोगों को कभी ऐसा कुछ लगा था, कोई ऐसी बात जिसकी वजह से मोक्षा सुसाइड जैसा कदम उठा सकती? सर मेरी बच्ची क्यों करेगी ऐसा? इतनी छोटी सी बच्ची थी, इतनी सी बस 13 साल की तो थी वो। मोक्षा के कबूल से ये कैश और ये कपड़े मिले। सर ये तो काफी महंगे। और ये इतने सारे पैसे क्या ये सब? सर मैंने कभी उसको इतने महंगे कपड़े नहीं दिला और ना ही कभी इतना कैश दिया सर। क्या हो मिस्टर अमर, आप हमसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? सर 30,000 मैंने दिए थे उसको। क्यों? मैं बाप था उसका और तुम मिलने भी नहीं देती थी मुझे। तुम इन पैसों से उसे खरीदना चाहते थे? हाँ मैं। अब क्या फर्क पड़ता है? देखिए, 2 सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला। सबसे पहला सवाल कि मोक्षा को अपने घर से इतनी दूर जाकर सुसाइड करने की क्या जरूरत है? एक बात बताइए, आर्य के आसपास उसका कोई रिश्तेदार या कोई दोस्त रहता है? नहीं। और दूसरा सवाल, अगर वो क्लासेस बंक कर रही थी तो जा कहां रही थी? अभी क्या पता सर। इस ब्रांड का प्रेगनेंसी किट नहीं है, कोई और ब्रांड चलेगा? कुछ लड़कियों से झगड़ा तो होता रहता था मोक्षा का, लेकिन कुछ भी सीरियस नहीं था। देखिए मैडम, सीरियस है या नहीं है हम तय करेंगे। किससे झगड़ा होता था उसका? किससे झगड़ा होता था उसका? अक्षता। देखो बेटी, डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है? तुम सिर्फ मुझे इतना बताओ कि तुम्हारे और मोक्षा के बीच में किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? सर वो बहुत अजीब बिहेव कर रही थी। ये क्या कर रही है? ये मेरी नोटबुक है। तेरी है तो क्या हुआ? मेरे पापा रोज मेरी नोटबुक चेक करते हैं, अगर ये सब देख लेंगे तो गुस्सा करेंगे। थोड़े से अगर दोबारा मेरी नोटबुक को टच किया ना तो मैं मैम से बोल दूंगी। ऐसा लग रहा था कि वो जानबूझकर कर रही हो। और सर एक दिन तो उसने पूनम मैम की चेयर पे च्युइंगम चिपका दी थी। तो आपने बुलाया मोक्षा के पापा को? नहीं सर, ये सब तो मैंने बस उसे डराने के लिए कहा था, क्योंकि उसने मेरी नई साड़ी च्युइंगम से खराब कर दी थी। एंड आई नो कि उस दिन मैंने उसे कुछ ज्यादा ही मार दिया था। लेकिन सर 1-2 दिन में मेरा गुस्सा एकदम शांत हो गया था और सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो गया था। हो सकता है कि टीचर के डर से वो पूरे वीक स्कूल न गई है। स्कूल नहीं गई तो गई कहाँ? सर डेड बॉडी के पास से जो जूते के निशान मिले थे
वो 8 नंबर के नॉर्मल पैटर्न के रनिंग शूज है, बहुत ही कॉमन है सर। मात्र एक काम करो, रिद्धि की कॉल डिटेल फिर से चेक करो, शायद दोनों केस के कनेक्शन में कुछ मिले। जी सर। एक सीसीटीवी फुटेज मिली। सर ये तो सेम कार मॉडल है जिसके टायर के निशान हमें मिले थे। जरा जूम करना। बस इस गाड़ी के नंबर प्लेट से इस आदमी की डिटेल निकलवाओ और उसको उठा के यहां ले आओ। सर ये फॉरेंसिक रिपोर्ट। सर फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से मोक्षा और रिद्धि को एक ही जैसी रस्सी से मारा गया और दोनों ही रस्सियों पर बिल्ली के बाल भी मिले। बिल्ली के बाल? लेकिन रिद्धि या मोक्षा दोनों में से किसी के भी घर पे बिल्ली नहीं है। मी गौर से देख इसे, गौर से देख इसे। 24 तारीख को एसवी जंक्शन पे तू उस लड़की से मिला था। कुछ याद नहीं आ रहा सर मुझे। याद दिलाने का टॉनिक है हमारे पास। खाएगा? कुछ याद आया सर मुझे सर एक एड्रेस नहीं मिल रहा था तो बस एड्रेस पूछने के लिए गाड़ी रोकी थी मैंने इसके पास। बताता हूँ सर ड्रग्स लिया था मैंने इससे सर। चाहिए? हाँ सच बोल रहा हूँ सर, उस दिन के बाद मैं इससे कभी नहीं मिला और ना ही कभी उस दिन से पहले मिला था सर, कसम से सर। सर कौन है? सर आरे के आसपास जितने भी सीसीटीवी हैं हमने उसे चेक किया। रिद्धि के मौत के वक्त करीब 400 सिमिलर मॉडल की कारें वहां से गुजरी और सर ये रिद्धि के कॉल डिटेल्स भी आ गए। कोई खास बात? जी सर, करीब 1 महीना पहले रिद्धि ने किसी जीवन विकास केंद्र को कॉल किया था एक बार। जीवन विकास केंद्र? सर ये एक सुसाइड हेल्पलाइन नंबर है। मोक्षा और रिद्धि 2 लड़कियां, शहर के 2 अलग अलग कोनों में रहने वाली, बिल्कुल अलग माहौल में पली बढ़ी, लेकिन दुनिया की नजरों में वो दोनों खुश थी। इनके सोशल मीडिया पोस्ट देख के कोई नहीं कह सकता था कि ये आत्महत्या जैसा कदम उठा सकती हैं। लेकिन यकीन मानिए, जो जैसा सोशल मीडिया पे दिखता है जरूरी नहीं कि वो वैसा ही हो। इन दोनों लड़कियों के माता पिता को तो असल में मालूम भी नहीं था कि उनकी बच्चियां किस मनोस्थिति से गुजर रही हैं। हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं हम असल में भूलते जाते हैं कि जब हम उस छोटी उम्र में थे तो हमारी मनोस्थिति क्या होती थी, हम किसी भी क्रिया पे क्या प्रतिक्रिया देते थे, हमारे एक्शंस का रिएक्शन क्या होता था। इसलिए शायद कई बार माँ बाप अपने बच्चों के दिल के करीब पहुंच के उनकी समस्याओं को समझ के समाधान देने में नाकामयाब हो जाते हैं और फिर उसका अंजाम क्या होता है ये आप लोग सोच भी नहीं सकते। फोन आया होगा सर, लेकिन हम किसी से भी उनका नाम, एड्रेस या पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं मांगते। हम बस उनसे बात करके उनकी समस्या सुनते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन आप कोई तो रिकॉर्ड रखते होंगे ना? हाँ, बातचीत की एंट्रीज होती है हमारे पास, पर सॉरी सर, ये बहुत ही पर्सनल बातें होती हैं, हम किसी से भी शेयर नहीं कर सकते। देखिए, हमें एक लड़की की लाश मिली और हम ये तहकीकात कर रहे हैं कि वो वाकई में सुसाइड है या फिर कुछ और। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड सर, लेकिन हम भी क्या कर सकते हैं, लोग हम पर ट्रस्ट करते हैं। हम उनकी पर्सनल बातें इस तरह से किसी से भी डिस्कस नहीं कर सकते। थैंक यू। मैं कमिश्नर साहब से बात करता हूँ, आगे से ऑर्डर आएगा तो उसे रिकॉर्ड दिखाना ही पड़ेगा। एंड मात्र आई एम श्योर कि रिकॉर्ड में से कोई तो इंपॉर्टेंट बात जरूर सामने आएगी। जीतू है ना? अरे पारुल बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाय अंकल, वो मैं यहाँ वो अंकल, मेरे कजन को बेबी हुई है ना, तो बस उसी के लिए देखने आए हैं उनको। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात। ये कविता भाभी के पापा थे। अगर इन्हें पता चल जाता ना तो बहुत बड़ी टेंशन खड़ी हो जाती। तू टेंशन मत ले, अबॉर्शन हो गया है ना, जस्ट ये कमिश्नर के ऑफिस से ऑर्डर्स है। आपके बॉस से तो बात हुई होगी ना? हमें रिद्धि के साथ की बातचीत की रिकॉर्ड्स चाहिए।
थैंक यू। तूने सिर्फ तेरी ही नहीं अपने भाई की जिंदगी भी बर्बाद कर दी। कविता के पिताजी आए थे, तोड़ के गए रिश्ता, सिर्फ तेरी इस करतूत की वजह से। भैया आई एम सॉरी भैया। बचपन का प्यार थी उनका। भैया आई एम सॉरी। ठीक है सर, उस दिन वहां से 10 कार निकली थी। लोग शॉर्टकट के लिए वो रोड यूज करते हैं। कि दुनिया प्यार मोहब्बत से नहीं पैसों से चलती है। स्कूल में भी तो अमीर बच्चे अलग, गरीब बच्चे अलग ही थे। मेरी गरीबी का मजाक उड़ाते थे वो लोग। ये अखिल और निखिल का पता लगाओ। जी सर। सर हमने कुछ नहीं किया सर। झूठ बोलना बंद कर। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या किया रिद्धि के साथ? सर बच्चे आराम से। बच्चे हो या कोई भी, खून करने के बाद गुनाहगार है सिर्फ ये। कार से पीछा कर रहा था तो उसका पीछा कर रहे थे या नहीं? हाँ सर, उसके खून से हम दोनों का कोई लेना देना नहीं है। हम दोनों तो सिर्फ उसको डरा रहे थे। ये सही मात्रे क्या सर? आरे से एक और डेड बॉडी मिली है, पेड़ से लटकी हुई। सर ये तो सेम टाइप की रस्सी लग रही है जैसा कि मोक्षा और रिद्धि के केस में इस्तेमाल हुआ था। अपने जूतों के निशान देखे? ये तो बिल्कुल वैसे ही जूतों के निशान है जो मोक्षा की बॉडी के पास मिले थे। जी सर, बिल्कुल वैसे ही है। सर विशाल के घर वालों से बात हुई, कल ही उसकी शादी टूटी थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ये भी एक सुसाइड ही है सर। मात्रे, अब तक सिर्फ शक था, लेकिन अब पूरा यकीन है कि ये मर्डर ही, वरना एक ही तरीके की रस्सी से कोई घर से इतनी दूर जाकर सुसाइड क्यों करेगा? ऊपर से दोनों रस्सी पर बिल्ली के बाल, 3 में से 2 लोकेशन पर सेम फुटप्रिंट्स, इन सब में कनेक्शन है। और सर विशाल की बॉडी के पास से ये एक चीज मिली है। ठीक है, निकोटिन गम है सर। विशाल की कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए? हाँ सर, उसने भी जीवन विकास केंद्र पर कॉल किया था। ऑफिस बॉय कहाँ है तुम्हारा? क्यों, क्या हुआ इंस्पेक्टर? ऑफिस बॉय कहाँ है तुम्हारा? वो तो आज छुट्टी पर है। एड्रेस दो उसका। जी सर। चल बेटा, तेरा टाइम आ गया। साहब हमने क्या किया? लोग तेरे से मदद मांगने आते हैं और तुम का खून कर रहा है। नहीं साहब, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तू जो च्युइंगम चबाता ना, वो एक डेड बॉडी के पास मिली, समझा? साहब वो हमारी च्युइंगम नहीं है साहब, वो दरअसल हमने चुराई थी। वो विक्रम सेठ की च्युइंगम है। वो हम बेगम को खाना देने जाते हैं ना, वहीं हमें मिली थी, तो हमें महंगी लगी, हमने उठा ली। बेगम? कौन बेगम? सब विक्रम साहब की बिल्ली है। हम रोज से खाना देने जाते हैं। सर विक्रम का फोन बंद आ रहा है, उसे लग गया होगा कि वो पकड़ा जाएगा, इसलिए कहीं भाग न गया हो। सर गौरव का फोन ऑन हुआ है। ट्रेस करो उसे। जी सर। क्या हुआ सर? कहाँ भाग रहे थे? सर क्यों मारे सर? गलतफहमी होगी सर आपको। मैंने कुछ नहीं किया सर। कुछ नहीं किया तूने, कुछ नहीं किया। रंगे हाथ भागते हुए पकड़ा है तुझे। वो स्टूल भी तेरी गाड़ी से मिला था और उस पर जो खून है ना, वो भी मैच हो ही जाएगा। इसलिए अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि तूने खुद हमें एविडेंस तक पहुंचाया है। हाँ सर, मारा है मैंने, सबको मैंने ही मारा है। वो तो ही मरने के लाया था तो मरना था। किसी के पेरेंट्स अलग हो रहे थे तो मरना था। किसी की शादी टूट रही थी इसलिए मरना चाहता था। भगवान ने इतनी खूबसूरत जिंदगी दी है, हैं? लेकिन नहीं, ये लोग थे कि इनको तो मरना था।
कैसे मारा तूने उनको? कैसे मारा? वो लोग हेल्पलाइन पे कॉल करते थे तो मैं उनका नंबर नोट कर लेता था, फिर अपने पर्सनल नंबर से उनसे बात किया करता था। लेकिन मोक्षा के पास तो फोन था ही नहीं, फिर वो तुझसे कैसे बात करती थी? वो अपना स्कूल बंक करके मुझे पीसीओ से कॉल किया करती थी। मेरी मोक्षा से कल ही बात हुई थी, उसने तो मुझे ये कहा था कि उसकी तबीयत खराब है इसलिए वो नहीं आ रही। पहले मैं उनसे बात करके उनका विश्वास जीतता था। भगवान का नौकर हूँ सर, मैं उन्हीं के लिए काम करता हूँ। भगवान का नौकर है, उनके लिए काम करता है, तो बाकी की पूरी जिंदगी इसी हवालात में काटना, उसी भगवान का नाम लेते हुए। विक्रम आम खूनियों की तरह नहीं था। आमतौर पे किसी की हत्या करने के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ होता है, लेकिन विक्रम दरअसल वो दिमागी तौर से असंतुलित था। बहुत पूछताछ के बाद विक्रम ने कबूल किया कि उसने पिछले कुछ सालों में 6 मर्डर्स किए थे। इस केस की खास बात यह है कि जिनका भी खून हुआ वो अंदर से टूटे हुए थे, कमजोर थे, और वो मदद मांगने के लिए विक्रम के पास पहुंचे थे, और विक्रम ने इस मौके का फायदा उठाया। विक्रम जैसे खूनी हमारे इर्द गिर्द कहीं भी हो सकते हैं। अगर रिद्धि, मोक्षा और विशाल के परिवारों ने वक्त रहते जुर्म की दस्तक को पहचाना होता तो शायद इन लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ, प्लीज सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। तो चलिए, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहियाब लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलूंगी एक नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल, सतर्क, विमेन अगेंस्ट क्राइम। एक औरत परिवार, अब हर औरत का भार। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।